ट्रंप की जानिब से नेतन्स की ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात पर जो हमले की खुली धमकी है और ईरान पर हमले को इसराइल की हिफाजत से जोड़ देना, दोबारा से नथी करना, ये कितना मानी खेज है? क्या हम समझें कि जो सेहूनी लॉबी है वो कामयाब हो गई है, ट्रंप दबाव में आ गए हैं? और अगर आ ही गए हैं तो फिर ऐसे कौन से वीक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बार बार इसराइल के दबाव में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं? यकीनन ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है और इस इश्तियाल अंगेजी के बाद जो अमन की काविशें और अमन के लिए जो पाकिस्तान बिलखसूस इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कोशा रहा, वो मुतासिर तो होंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर दोनों फरीक अभी भी जिस तरह पाकिस्तान ने उनको एडवाइस किया है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, तो चीज़ें डीरेल होने से बच सकती हैं, चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीज फायर है, अगरचे ये अमेरिका के जो है इनिशिएटिव पे हुआ, सारा पीस प्रोसेस ही अमेरिकन इनिशिएटिव पे था। ईरान की तरफ से भी उनकी लीडरशिप और बिलखसूस उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने इसको वेलकम किया। लेकिन थ्रू आउट हमने देखा कि एक पैटर्न है इसमें कि जहां अमेरिकन साइड से इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जाते हैं और फिर ईरान उसका जवाब देता है और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10 रोज में ये बयानात जो हैं ये काइनेटिक एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गए। सही। और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया। यानी ईरान ने जो 4 वेसल्स पे अटैक किया, उसमें तो ये वो सारे, उसमें अमेरिकन वेसल कोई नहीं था। उसमें इवन आप देखिए कि कतर का एक जहाज था जो कि इस पूरे प्रोसेस में और लेटली खास तौर पर वो अमन के लिए कोशा है, वो फैसिलिटेशन कर रहा है। तो अगर ईरान इस मामले को थोड़ा एहतियात से मैनेज करता और कम्युनिकेशन बेहतर होती, तो ये मसला शायद वहीं रुक जाता। लेकिन फिर अब हमने देखा कि एक तरफ तो ईरान ने गलती की और दूसरी जानब अमेरिका ने भी एक डिसप्रपोर्शनेट रिस्पांस दिया और ईरान के तूलो अर्ज में उन्होंने टारगेट जो है उनको एंगेज किया। और फिर ऑब्वियसली ईरान ने जवाबन खित्ते में अमेरिकन बेसिस को जो है मल्टीपल लोकेशंस पे हिट किया और फिर ये 10 रोज से दोनों तरफ से शूटिंग वॉर जो है वो जारी है। ये चीज रुक सकती है अगर दोनों तरफ से थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। बिलखुसूस मैं कहूँगा कि ईरानियन जो हार्ड लाइनर्स हैं, उनको जमीनी हकाइक का इदराक करना चाहिए। ठीक। उनके अंदर एक एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ प्राइड है। वो समझ रहे हैं कि वो शायद जंग जीत गए हैं, तो उन्होंने अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं है। अच्छा। देखिए, अमेरिका इस जंग के जो उनके इकोनॉमी पे, उनकी मिलिट्री माइट पे और सबसे ज्यादा उनकी प्रेस्टीज पे जो डेंट पड़े हैं, अमेरिका में कैपेसिटी है कि वो उनको जो है अब्सॉर्ब कर लेगा, रिग्रुप कर लेगा। यानी ये ऐसी जंग नहीं थी। ईरान को हमने ये जब कहते हैं कि ईरान को फतेह हुई, तो वो तकनीकी बुनियादों पे है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका खत्म हो गया और ईरान जो है ना वो
तालिबान। बल्कि एजाज साहब, हम फतह भी नहीं कहते, बल्कि ये कह सकते हैं कि किसी मौके पे किसी फेज़ में जो फरीक है उसको बर्तरी हासिल हो गई और किसी फेज़ में किसी और फरीक को हो गई। मुकम्मल तौर पर जी किसी की भी फतह ऐसे नहीं कहा जा सकता। एजाज साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और बड़ा अच्छा आप मशवरा भी दे रहे हैं, तजवीज़ भी दे रहे हैं ईरानियंस को कि अब जो है वो मामला कूल डाउन करने का मरहला है, बातचीत का मरहला है, अब जो है वो इस तरह से हमले करने का वक्त नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका जो है, ख़ास तौर पर अपने जो उनकी आर्मी है, उनकी बॉडी बैग्स के हवाले से बड़ा सेंसिटिव है, और जो बॉडी बैग्स वहाँ पर गए हैं और जो नुकसान हुआ है अमेरिका का, जो फौजी ज़ख्मी हुए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि अब भी कोई अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठ सकता है, ईरान के साथ कोई डील हो सकती है? जी, अमेरिका अमेरिका बैठेगा जी। अमेरिका, अच्छा। ये बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन अमेरिका के अपने भी इंटरेस्ट में है। ये अमेरिका को एक स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए इस स्टेलमेट से निकलने के लिए, और ईरान के लिए भी ये विंडो एक ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि वो एक मेन स्ट्रीम इंटरनेशनलाइज ट्रेडिंग में आ जाए, अपने एनर्जी के रिसोर्सेज को जो है अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे, अपने मुल्क में होने वाली तबाही को जो है उसको बेहतरी की तरफ रिकंस्ट्रक्शन के जरिए लेके जाए। और सबसे बढ़ के ये कि उनके अवाम जो 47 सालों से एक आइसोलेशन का शिकार हैं, पाबंदियों में रहते हुए एक बड़ी जनरेशन्स जो हैं वो गुजर गई, और वो हमेशा से उनको जंगों का सामना रहा है, उनको भी एक रिस्पाइट मिल जाए तो ये ईरान के लिए भी अच्छा है। और फिर आप देखें कि अमेरिका ने जो MOU साइन किया उसके तो तमाम तर 14 निकात वो ईरान के लिए फेवरेबल थे। तो उसके बाद ईरान को तो बहुत ज्यादा जो है बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। सही। इस तरह के हॉकिश एटीट्यूड जो है वो ईरान को नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। बिल्कुल, ये एटीट्यूड जो है वो डैमेज ज़्यादा करेगा, ईरान का नुकसान इसमें ज़्यादा है। सर, अगर हम देखें तो ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बड़ी अहम मुलाकात की है। पाकिस्तान ने भी फरीकैन से तहम्मुल की अपील की है। इस जंगी माहौल में आपको पाकिस्तान की सालिसी का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, और क्या आप समझते हैं कि इन अहम तरीन मुलाकातों में किन मामलात पर गौर हुआ होगा? देखिए, पाकिस्तान ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा शानदार डिप्लोमेसी की है। बेशक। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिस पर दोनों अतराफ को जो है एतमाद था, और 47 सालों से मुतहारिब दो मुल्कों को जो एक दूसरे की सूरत देखने के रवादार ना हो, एक तरफ ईरान हमेशा मर्ग बर अमेरिका का सेंटिमेंट को नर्चर करता रहा, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प जैसे अनस्टेबल प्रेसिडेंट जो कहते हैं कि जी मैं इनको सफाए हस्ती से मिटा दूंगा। तो ऐसे दो मुल्कों को एक छत के नीचे इस्लामाबाद डायलॉग में बिठाना ये पाकिस्तान की एक शानदार कामयाबी है, और मैं इसका क्रेडिट सबसे ज्यादा फील्ड मार्शल साहब को दूंगा कि उन्होंने हालत जंग में भी जो है फिजिकली जाकर जो ये कोशिशें की, और ये उनकी काविशों का नतीजा था। और दूसरा बड़ा काम जो किया फील्ड मार्शल साहब ने वो ये कि जंग के टेम्परेचर्स लो रखे, और इजराइल की तमाम तर कोशिशें थी कि किसी तरह सऊदी अरब और UAE को भी जंग में एम्ब्रॉयल किया जाए, लेकिन वो पाकिस्तान ने मैनेज किया। अब जो हालात हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये प्रोसेस डीरेल होता है, और उस सूरत में पाकिस्तान के लिए पहला मसला तो ये होगा कि पाकिस्तान के जो है किस तरह जो है एक न्यूट्रल फैसिलिटेटर या मीडिएटर से पाकिस्तान को जब साइड्स लेनी पड़ेंगी। इमेजिन कीजिए कि खुदा ना खास्ता अगर सऊदी अरब और ईरान आपस में आमने सामने आते हैं तो पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा। वो पाकिस्तान के लिए सबसे जो है नुकसानदेह सिनेरियो होगा,
और मैं दुआ करता हूं कि वो वक्त ना आए। दुआई और करते हैं बिल्कुल एजाज साहब कि इस तरह का वक्त ना आए, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो फिर आगे कुआं पीछे खाई वाली बात होगी। और यही तो हमारा दुश्मन भी चाहता है कि हमें जो है अब आपस में उलझाए रखे, आपस में लड़ा दे। सर, अगर हम देखें तो अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि ईरान ने हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं वो गहरी सुरंगों में मुंतकिल कर दिए हैं। क्या आप समझते हैं कि अमरीका के पास इन इंतहाई महफूज और पहाड़ों के अंदर जो मौजूद कई कई मीटर नीचे जो तनसीबात हैं, इनको तबाह करने की वाकई अस्करी सलाहियत मौजूद है? मेरा नहीं ख्याल जी, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। अगर ये होती तो जंग के पहले 2 दिनों में जब उन्होंने आयतुल्लाह को शहीद किया था, वो दूसरा बड़ा काम ये करते, अगर ये उनकी कैपेबिलिटी में होता। और ईरान को आप देखिए, ईरान को आप ग्रांट करें कि अगर उन्होंने 47 साल की पाबंदियों के बाद भी अगर उन्होंने एक किसी सर्टेन लेवल की न्यूक्लियर एनरिचमेंट और कैपेबिलिटी एक्वायर की है, तो अगर वो ये कर सकते हैं तो उनके लिए जेरे जमीन एक इंतहाई महफूज तरीन डेप्थ में उन फैसिलिटीज को जो है लोकेट करना, वो उनके लिए क्या चैलेंज होगा। वो तो एक इंजीनियरिंग और सिविल वर्क्स की बात है, वो तो ईरान जैसे मुल्क के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई चैलेंज हो। और फिर सबको पता है कि अमेरिकन जो बंकर बस्टर्स और अमेरिकन जो डीप पेनिट्रेशन प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं, उनकी रेंजेस क्या है, उनकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या हैं। तो अगर मैं ईरान की जगह होता तो मैं तो जो है उससे 2 गुना ज्यादा डेप्थ को जो है अपने लिए महफूज समझता, ताकि फ्यूचरिस्टिक थ्रेट से भी बचा जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जो है उसने कोई उनको इस तरह का कोई इशू है। अगर अमेरिका की कैपेबिलिटी में होता तो अमेरिका बहुत पहले ये कर चुका होता। फिर बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।